बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात करें तो एक तरफ तो पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं उसके हवाले से समिट हुए, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और दीगर वज़राए आला जो थे उसके अंदर मौजूद थे। उसमें पाकिस्तान में मादनी ज़खायर के हवाले से बातें हुई, बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान की दावत दी गई और ये कहा गया कि ये वो वक्त है जिसका बेहतर नतीजा निकालना जो है वो इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बारे में ये भाम पाया जा रहा है कि वो बजट के ऊपर वोट नहीं देंगे। वो जो नहरों का मामला है जिसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कैटेगोरिकली बात कर चुकी है वफाकी हुकूमत को, अब उसके नताइज क्या निकलेंगे। उसके अलावा जो मंजरनामा अडयाला जेल के हवाले से है कि वहाँ पर मुलाकात करने के लिए, इजहार यकजहती करने के लिए हलीमा खानम साहिबा की तरफ से जो कहा गया था कि धरना दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे लोग इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उमर अयूब साहब की यकीन दहानी के बाद उनको रिहा कर दिया गया और फिर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे कि हमसे बेजा के अंदर हलीमा खानम और नौरीन खानम और उनकी जो तीसरी बहन है उनको रखा हुआ है। लेकिन उस पर जो अली ज़फ़र साहब मुलाकात करके आए, सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट, इस पूरे मंजरनामे पे, सियासी मंजरनामे और कानूनी मंजरनामे में बात की जाएगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना, पहला मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, दूसरी तरफ बजट में वोट ना देने का फैसला है। उधर एमक्यूएम के बारे में भी यही बातें हैं कि वो भी बजट में वोट नहीं देंगी और इस तरह की बात जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मंसूब जो है वो मंजर आम पे आई हुई है। अब इसको लेके मौजूदा जो हुकूमत है उसका टास्क क्या है? एक तरफ वो कहते हैं कि अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये कहा जाता है सदर ममलिकत ने उस पर दस्तखत किए थे, तीसरी तरफ कहा जाता है नहीं, एक्निक के अंदर इस पर बहस हुई थी और एक्निक में ये मामला जो था वो ज़ेर गौर आया था। लेकिन अब इस सारे मामले के ऊपर एक तरफ बजट की एलोकेशन है, दूसरी तरफ अभी दिमाग में चीज़ें हैं और तीसरी तरफ ये इसका कोई वजूद भी दिखाई नहीं देता और चौथी तरफ ये कहा जाता है कि इसके ऊपर तो काम हो रहा है। अब ये मखमसे की कैफियत एक ऐसी जन्म ले चुकी है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ अभी वाज़े तौर पे नहीं है। एक तरफ से कहा जाता है हमारे पानी का हिस्सा लिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा जाता है आपका हिस्सा तो मांगा ही नहीं गया, हमने तो अपने हिस्से में से ही सारा कुछ करना है। अब ये किस तरफ को मंजरनामा जा रहा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम भी अगर ये सोच ले कि बजट में वोट नहीं देना तो क्या बयानात की हद तक महदूद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, ना तो आप इतने मासूम हैं। मैं हूँ सर। और नहीं मासूम हो ना, आप इतने मासूम नहीं हैं। आपको पता है कि वोट किसने देना किसने नहीं देना। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को टाइट करने के लिए एमक्यूएम इतनी मुतहरक क्यों है। बात यह बड़ी सिंपल सी है। पीपल्स पार्टी को जब हुक्म मिलेगा, अगर पीपल्स पार्टी ने ईवान सदर में रहना है, अगर पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में रहना है, अगर पीपल्स पार्टी ने केपीके में गवर्नरशिप रखनी है तो उसको हर सूरत में वोट देना पड़ेगा। एक गवर्नर चाहे नहरें निकल आए, चाहे केनाल बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात तो अब ज़हन नशीं, एक गवर्नर छोड़ गए सर आप जी। एक गवर्नर मैंने कहा छोड़ दिया आपने। मैंने कौन सा गवर्नर? पंजाब के गवर्नर। चले पंजाब का गवर्नर भी लगा ले, वैसे वो कमाल का आदमी है। वो तो एक ही तो गवर्नर का कमाल का आदमी है। नहीं, क्यों फैसल करीम गुंडे नहीं आपको लगते? कौन नहीं, पंजाब का गवर्नर सीधी बात कर जाता है। हाँ, बात कर जाता है, बात नून लीग के खिलाफ बोल जाता है। हाल नून लीग के जो हकायक की बात होती है वो कर जाता है। आपको नून लीग की बड़ी तकलीफ हो रही है, जो हकायक की बात होती है वो कर जाता है। यार यासिर साहब, हकायक पे भी आया करें। मैंने आपसे कहा कि आप इतने मायूस हैं नहीं, आप इतने मायूस हैं नहीं। आपको वैसे ना कोशिश करनी चाहिए थी किसी की तर्जमानी करने की। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने कि इस वक्त क्या है, नून लीग के मुखालिफत ही बोलना तो बड़ी बात है। इत्तेहादी होकर मुखालिफत बोलेंगे तो यही बड़ी बात होगी ना, और क्या होगा? और पीटीआई के खिलाफ बोलेंगे तो कितनी बड़ी खबर होगी जी। गवर्नर पीटीआई के खिलाफ तो बोलना जो है ना वो तो सबक मिला हुआ है ना। हाँ, और तो बड़ी बात तो यही है ना कि नून लीग के खिलाफ बोल जाए। बात यह है कि अगर तो इन्होंने ये सारा कुछ रखना है, यही तनख्वाह लेनी है, तो फिर इसी तनख्वाह पे काम करना है तो फिर इनको वोट देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने फैसला कर लिया अपनी सियासत को बचाने का, जो नहीं हुआ, जो होते होते ख़त्म हो गया, फैसला होते होते ख़त्म हो गया। इसलिए फैसला ख़त्म हो गया कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत चाहती है, पीपल्स पार्टी का कारकुन चाहता है, पीपल्स पार्टी का आम वर्कर चाहता है, पीपल्स पार्टी का आम ओहदेदार से लेकर ख़ास ओहदेदार चाहता है कि अब हमें इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए इस गवर्नमेंट से।
ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप उस वीडियो को निकाल के जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बरसी की वीडियो है वहां पर होने वाली नारेबाजी को सुन लें और तो अपने टीवी पे दिखा दें तो आपको बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी का वर्कर क्या चाह रहा है। अगर आप जूनियर की तकरीर को सुन लें, अगर आप सिंध के अंदर बदलती हुई हवा को देख लें, अगर आप पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों की निजी महफिल में बैठकर उनकी निजी गुफ्तगू सुन लें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि असल हवा क्या है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों चले गए दुबई? क्यों चले गए? मेरा एक सवाल है ना। जरदारी साहब बीमार है, अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए, उसके बाद कौन है? बिलावल साहब है ना। क्यों चले गए? आप एक दिन पहले तकरीर करते हैं, अब ललकारते हैं, अब बोलते हैं, उसके अचानक बाद चले जाते हैं। ये कौन सी मंतिक है? ये कौन सी चीज है? समझ से बाहर है ना। यहां तो हो कि वहां पर कोई दुबई में फैसला होना है नहरों का, तो फिर तो ठीक है। चलें इस पे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर सियासत के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक सत्तार साहब, बात हो रही है बजट के हवाले से, बात हो रही है नहरों के हवाले से, सुनने में है कि MKM जो है वो भी बजट पे वोट देने से इनकारी है। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। ये आजम नज़ीर तारड़ साहब से मंसूब बात चल रही है सर। नहीं, हमारे पार्टी में तो हमारे फरिश्तों को नहीं खबर कैसी कोई बात हमारे यहाँ ये हो रही है। बजट को तो हम शैडो बजट बनाते हैं, उसकी तैयारी में हमारी पूरी एक टीम लगी हुई है और हम पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो कि शैडो बजट देती है वफाकी भी सूबाई सतह पे भी, और ये वो मुतबादिल तजावीज़ होती हैं जो ज़रा आम लोगों के लिए एक अवामी बजट हो ताकि अवाम की उमंगों के मुताबिक भी हो। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, कैसे हम जो है ज़्यादा इंहिसार बराह रास्त टैक्सेस पर करें, ना कि ये जो बिलवास्ता जो टैक्स होते हैं, ये टैक्स जो होते बिलवास्ता, ये टैक्स जो है वो महंगाई का सबसे बड़ा सबब है। और हमारी मईशत जो है वो टैक्स से ज़्यादा मईशत है, ना कि वो तरक्की जो है वो तरक्की का रुझान रखने वाली मईशत ना। तो ये इसलिए हम इंशाल्लाह जो बजट देंगे तो हर साल देते हैं और उसमें हर चीज़ मुमकिन होती है। हम कोई बहुत आइडियल बात नहीं करते। जो हमारी हदें हैं, जो हमारी मुश्किलात है मईशत की, उसको सामने रख के हम देते हैं, लेकिन हल हैं। अब ये है, बाकी तो हमने कोई तय नहीं किया कि हम अल्लाह ना करे। अच्छा फारूक साहब भाई, नहरों का मामला, केनाल का जो मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक करारदाद लाना चाहे, तहरीक लाना चाह रही है कौमी असम्बली में, जिसका उन्होंने ऐलान किया है। MKM साथ देगी? देखिए, MKM ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भी और को चेयरपर्सन भी दोनों एक पेज पर नजर आए ना, और अभी दोनों अलग अलग पेज पर नजर आ रहे हैं। तो जो पार्टी पार्लियामेंट में लाना चाहती है, तो ये लगता है कि कोई डाइकॉटमी है, ये दो रुखी पॉलिसी है। तो उनका अपना खुद कुछ तय नहीं है कि उनके जो एक बड़े लीडर हैं, रहनुमा हैं, जो पहले भी सदर रहे, दोबारा सदर बने हैं, जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद पूरी तंजीम को, जमात को संभाला, अब अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जब उन्होंने समरी साइन कर दी, कई मीटिंग्स उनकी यहाँ हुई और वो बीमार भी हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको जल्दी रूबाए सेहत करे, सेहतयाब करे, तो वो अगर कुछ इस पर क्लियर कर दें और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत, तो MKM की आला क़यादत से बात राब्ता करे। फारूक साहब, ज्वाइंट सेशन के अंदर तो जरदारी साहब ने ये बात की थी और पीपल्स पार्टी कहती है कि बतौर सदर होते भी हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करना, इससे बड़ी और बात क्या हो कि उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पे कोई फैसले जो हैं वो मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं होगा। ये भी कहते चाहे मैं ही उसका हामी हूँ और मैं इस पर एक
साइन कर चुका हूँ, तो कहते कि मैंने गलती से की, अनजाने में की, ना चाहते हुए की। देखिए ये तो मतलब बड़ा आसान होता है ना अपने लिए रास्ता निकाल लेना कि हुसैन से भी मरासिम, वो कहते हैं ना कि यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। तो ये तो वो वाली बात होगी ना, एक क्लियर लाइन तो नहीं आई ना, एक क्लियर लाइन आनी चाहिए, बस मसला सारा यही है। तो हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, सिंध की हुकूमत कर रही है, 17 साल हो गए उसको हुकूमत करते हुए, हुकूमत में है, वो 17वां साल है, और बिला शिरकत गैर वसाइल पर इख्तियारात सब चीज़ों पर उनका कब्जा है, क्योंकि बल्दियाती इदारों का और शहरी मकामी हुकूमत का तो तसव्वुर है ही नहीं पाकिस्तान में। आर्टिकल 148 की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई, इसीलिए हमने उसमें तरमीम दी कि भाई असल बल्दियाती जो खुद मुख्तारी है, शहरी मकामी हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार, वसाइल बावसीला और मौसर बनाने के लिए 140A को थोड़ा सा वाजे करना पड़ेगा, और उसमें वसाइल भी बराह रास्त मरकज से बल्दियाती इदारों, शहरों और मकामी हुकूमत को देने पड़ेंगे, तो सूबों के जरिए से नहीं, डायरेक्ट। और उसी फार्मूले पर जिससे मरकज से सूबों को मिलता है, वही मरकज से 130 जिलों को मिल जाए, वो तरक्की के इंजन बने, मईशत के मरकज बने। तो ये एक मुल्क की तरक्की की गारंटी है इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई गुज़िश्ता 50 सालों में, वो मकामी हुकूमत, मकामी खुद मुख्तारी की वजह से हुई है। तो हम तो ये कह रहे हैं, तो मैंने ये बात इसलिए ज़िम्मन छेड़ दी कि आ गई थी, तो ज़रा वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो हो तो हम उस पर बात कर लेंगे उनसे। और PCI का इजलास हो, देखे ना, पीपल्स पार्टी ये करे, इजलास में ना है कौमी असम्बली के, जब तक PCI का इजलास क्यों, हमने लिखा क्यों नहीं हो रहा, वहाँ तय होना चाहिए, वहाँ बात डट कर अपना मुकदमा दे। ये तो आवाम को भी एक तरफ तसल्ली दी जा रही है, आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, दूसरी तरफ एक तरफ जो रावलपिंडी है उस तरफ भी, उधर भी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं हो सकते ना, क्या करें ना पीपल्स पार्टी। फिर हम आते हैं, हम बताते हैं हमारी क्या है, हमें भी बताएं कि कितना मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध का कम होगा, क्या वाकई में पंजाब में जा रहा है, क्या और शहबाज शरीफ और मुतालिका वुज़रा और महकमे क्या पीपल्स पार्टी को कायल करने में नाकाम हो गए, सदर साहब को कायल करने में नाकाम हो गए, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई ब्रीफिंग ली है, या वैसे ही कौम परस्तों के दबाव में वो चल पड़े। हमें मतलब कुछ चीज़ें क्लियर तो हो ना, हम क्लियर नहीं है अभी कि किसका क्या स्टैंड है, ये तो लोगों को उलझाया जा रहा है, बहस और ये सियासत हो रही है। लेकिन फारूक साहब आप ये बता दें, आप इत्तेहादी हैं, क्या आप लोगों को लूप में लिया गया था, आप लोगों से मुशावरत हुई थी? नहीं ना, हमसे मुशावरत नहरों की तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ी जमातें आपस में तय कर लेती, छोटी जमातों वो तो उसमें वो उनको तो गिना ही नहीं जाता। यहाँ तक कि और जो मैटर जिसमें डायरेक्टली हमारे मामला हैं, जो हमारी चीजें हैं, इसीलिए हम भी थोड़ा बीच बीच में नाराज होते हैं, रूठते हैं, और फिर हमारी तरफ अपने उनकी तवज्जो दिलाते हैं, रोते हैं तो उनकी तवज्जो आती है, फिर वो पूछते हैं तो फिर वो वादे करते हैं, तो काम चला नहीं इसी तरह। लेकिन एक काम किया है कि बिजली की कीमतें कम करने में अल्लाह शाहिद है कि मार्च 2024 से हम लगे हुए थे, और अल्लाह ने किया। और मैंने रमज़ान में ही ताजिरों को, कराची के CCI ताजिरों को सबको कह दिया था कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो 10 रुपये कम होंगे, लेकिन वो 7.5, लेकिन कमी हुई। फिर इसी तरह मैंने कह दिया कि दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह वो मनसूबा पानी का K4 का जो पहला मरहला है 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का, वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में, जो कि 17 सालों से पीपल्स पार्टी के पास है, 14 साल उन्होंने नहीं किया। तो PDM एक हुकूमत 1 में हमने वाटर बोर्ड से लेकर वफाक को दिया, और वफाक ने भी खंडा पेशानी से कबूल किया, ये कह के PMLN ने कि भाई पैसे भी हम लगाएंगे, मुकम्मल भी हम करेंगे, सूबाई वसाइल नहीं चाहिए, तो सूबे की वसाइल नहीं, ये प्योरली काम कराची पैकेज और सिंध और वफाकी हुकूमत के वसाइल हो रहा। 35-40 अरब पहले खर्च हुए, 50 अरब इस साल खर्च हो रहे हैं, अगले साल 50 अरब, और दिसंबर में इंशाल्लाह मनसूबा मुकम्मल होगा। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आखिरी पानी 10 करोड़ गैलन यौमिया मुस्तफा भाई K3 में लाए थे, K2 में उससे अब 2008 में, मैं 98 में लाया था, 1998 में K2 में 10 करोड़ गैलन, तो 20 करोड़ गैलन पानी हम लाए थे, अब 26 करोड़ गैलन पानी आ रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। तो ये अच्छा फारूक भाई, ये तो आपका क्रेडिट है, अगर आप ले आते हैं ये सारा कुछ होगा। आज शर्जील मेमन साहब ने चैलेंज दे दिया आपके रहनुमाओं को, आए इलेक्शन लड़ के देख लें, पता चल जाएगा मकबूलियत क्या है। क्या देख लें, आके क्या देख लें? शर्जील मेमन साहब ने आज चैलेंज दिया है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
क्या यहाँ के इलेक्शन देख लें, लड़ लें हमारे साथ? वो कहते हैं मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूँ, आके वहाँ पे लड़, मेरी सीट से आके इलेक्शन लड़े तो पता चल जाएगा मकबूलियत क्या है। देखिए, ये उन इलाकों से इलेक्शन जीतते हैं माजरत के साथ जहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, जहाँ इलेक्शन कमीशन का हमला नहीं होता, जहाँ पोलिंग स्टेशनों में हमला नहीं होता, और वहाँ बगैर बिला शिरकत गैर बगैर किसी रोक टोक के ये जो यकतरफा जो ट्रैफिक चल रहा है, मसनूई तौर पर अपनी आबादी दही सिंध की आबादी बढ़ा के, अपनी सीटें बढ़ा के जिस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं पूरे सिंध से किसानों, हारियों, गरीबों पर, इसी तरह सिंध के शहरों पर भी, कराची को फिर कॉलोनी बनाने का ख्वाब, तो उस वक्त शर्मिंदा ताबीर हुआ इनका जब इन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे तो हमें वोट मिलते ही नहीं, तो किसी तरह हल्के ऐसे बना दो कि जहाँ एमसीएम के इलाकों में 90,000 वोटर पर हो और हमारे इलाकों में, अपने इलाकों में 15,000 पर। तो मैच शुरू होने से पहले 500 रन अपनी टीम को दे दिए, तो ये क्या बराबरी का मुकाबला होगा? तो हमने बॉयकॉट किया, उनका मेयर आ गया। जमात इस्लामी की लॉटरी जरूर लगी हमारे बॉयकॉट से कि वो आ गई, तो लेकिन फिर भी पग उसके सर पे ना सकी और मेयर तो पीपल्स पार्टी का बन गया। 7% वोट पे अपना मेयर कराची में लाकर शर्जील मीमर कराची में मेरे वोट बैंक को चैलेंज करते हैं, तो यार मुझे ये बताएं कि उनको 7 सीटें जो उनकी हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या कराची में, जो मेरी 15 को अगर वो चैलेंज कर रहे हैं और मेरे साथ फिर वफाकी हुकूमत में बैठे हैं और एक एलाई हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनकी जो 7 सीटें कराची से निकली, फिर कुछ देखिए तो 2018 सर इस तरह वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, आप उन पे एतराज उठा रहे हैं, ये तो फिर सबका कच्चा चिट्टा खुल जाएगा सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कच्चा चिट्टा खोलने के लिए 2018-2024 के इलेक्शन को एक कमीशन के हवाले करें, पीटीआई भी उस पर इत्तेफाक करे, हम भी करें, पीपल्स पार्टी भी करे, और उससे पहले की भी निकालें, और जो पूरे सिंध में जिस तरह के इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह होते हैं और 2018 में जिस तरह हुए, तो क्या 2024 में उससे मुख्तलिफ हुए? 2018 के इलेक्शन में के नताइज जो थे उसमें हमें फॉर्म 46 से महरूम रखा गया, या फॉर्म 47 की कहानी को बता रहे हैं। फॉर्म 46 वो होता है कि जहाँ पर एक टोटल काउंट होता है, बैलेट, इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर और गैर इस्तेमाल शुदा, अगर दोनों का टोटल जो बैलेट पेपर सप्लाई हो उससे बहुत कम है, तो फिर वो बीच के जो 20,000, 25,000, 30,000 वोट हर हल्के से चलेंगे, वो कहाँ गए? और हम तो जो है वो तकरीबन जीते थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, वो तो उन्होंने फैसले नहीं दिए हमारा। तो अच्छा सर, आप क्या समझते हैं अगर शफाफ इलेक्शन होते, यानी आपकी नज़र में नहीं हुए, चले होते, तो कितनी एमकेएम की नशिस्तें होती? एमकेएम की अगर शफाफ इलेक्शन होते तो एमकेएम की 20 होती। मैं क्यों उसको कम करूं भाई? जब डाउट है तो डाउट रहने देंगे ना, ऐसा थोड़ी कि मैं कहूंगा कि मेरी कम हो। भाई मेरी तो 20-21 बनती। वो तो चलें, ये बता दें पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें होती पूरी सिंध में? तो फिर देखे ना मेरे भाई, मतलब ये कि किसी भी एक पार्टी को दीवार से लगाएं, बेलाइन करे, वो तो फिर भी कह रही कि हाँ 24 का इलेक्शन और 18 दोनों के इलेक्शन का एक साथ जो है वो कमीशन बना के करे ना फैसला, आए ना। पीटीआई भी अगर इतनी जरूरत रखती है अखलाकी और जमहूरी और सियासी, इतना अपना उसका कद है, तो यार फिर दोनों इलेक्शनों की साथ बात करें ना, कहें कि हाँ यार खोलो। और फिर जब 2018 के इलेक्शन में उन्हें, सॉरी 2013 के इलेक्शन में उन्हें लगा कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो नजम सेठी को कहते थे पंक्चर हुए, और पंक्चर हुए थे कि 4 हल्के खोलो। नवाज शरीफ साहब ने नहीं खोले 4 हल्के। अगर नवाज शरीफ नहीं खोले तो हमने भी तो एक हलीफ होते हुए इमरान खान से कहा था 4 हल्के कराची के खोलते 2018 में, क्यों नहीं खोले इमरान खान ने? देखिए मियाँ, खुद पिए तो हलाल, दूसरा पिए तो हराम, ये हर बड़ी पार्टी का वतीरा है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीटीआई। तीनों बड़ी पार्टियों की भी ये जो म्यूजिकल चेयर हो रहा है, और इन तीनों पार्टियों में वो हुक्मरान तबका जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सुफरा हैं, और वो जो जिसे कहते हैं सरदार हैं, हर तरह की, मतलब वो जो एक रूलिंग हुक्मरान जो एक तबका है वो है इसमें 2%। ये मसला है। फारूक भाई आपने पीटीआई को छोड़ा, आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। हाँ, आप बीडीएम की हुकूमत में आए, आपने मौलाना साहब को भी उस पर रखा, शहबाज शरीफ साहब को भी रखा, सरदारी साहब को भी रखा, एक पेपर साइन हुआ। अब भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं अब भी आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, कई दफातर आपके आज भी नहीं खुल सके, कई लोग आपके आज भी नहीं मिल सके, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ आपके गिले शिकवे भी रहते हैं, मरकज़ में आप इत्तेहादी भी हैं, मुतालबात आपके आज भी पूरे नहीं हुए, तो फिर किस आस पर बैठे हैं? देखिए
मुझे आज पर इसलिए नहीं बैठना कि मसला ये है कि कराची के इन मखदूश हालात को, वहाँ की माशरत, मईशत, वहाँ की सियासत, सबको जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया गया है, ठीक है ना, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वक्तों में, तो आप मुझे बताइए कि अगर कराची के साथ कुछ होता, सिर्फ ये अब एमकेएम का मसला थोड़ी रहा कि कराची में मुझे हर हाल में सियासत करनी है। 2018 में मैंडेट दे दिया गया था हमारा पीटीआई को, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में जहेज के साथ हमने वापस किया। इशू ये नहीं है मेरे भाई, इशू ये है कि अगर कराची में और पाकिस्तान में मकामी शहरी हुकूमत को इख्तियार ना मिले, असल हमारा मसला और मुतालबा हमारा जो ये 27वां जिसे हम आईनी तरमीम बिल कह रहे हैं, जो मकामी शहरी हुकूमत, शहरी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अगला जमहूरी का सफर है आगे की तरफ, और मंतकी तौर पर नीचे और निचली सतह पर इख्तियारात और वसाइल, तो हम कहते हैं कि मरकज से 140 में जरा वजाहत नहीं है ना, वजाहत की इसमें तरमीम में हमने कहा भाई इख्तियारात भी, सफाई, ये जो झाड़, ये जो इलाकों में मोहल्लों में सफाई होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके बाद जो है पानी है, फराहमी याब, निकासी याब है, उसके बाद जो है वो मास्टर प्लान है, तामीरात है, पार्क, प्ले ग्राउंड है, घरेलू सनत है, हमने आमा का मसला, ये सारे मसाइल पूरी दुनिया में और तीसरी दुनिया के ममालिक के भी शहरों और जिलों में ये बल्दियात को मकामी हुकूमत को चलेंगे। और जो वसाइल है वो मरकज से अगर सूबों को मिलते आबादी की बुनियाद पर, और जो फार्मूला है उसी बुनियाद पर जिलों को डायरेक्टली मरकज से मिले, वो सूबों के रहमो करम देना, मेरे ख्याल में ये वो हल है। अगर आप और पाकिस्तान के अवाम को आज अगर किसी चीज़ की जरूरत है, ये इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, जराइम, स्ट्रीट क्राइम और जो माशी तरक्की, माशरती तरक्की, सोशल जो डेवलपमेंट है, सेहत, तालीम, हुनर, ये सारी चीज़ों का हल जिसे कहते हैं ना कि सहीफा, वो ये है। तो मेरा तो सिर्फ असल इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब आ गए। इस मरतबा हमने चालाकी थोड़ी ये की कि पहले से PMLN को बांध दिया था इलेक्शन से पहले लाहौर जाके कि भाई ये हमें करवा के दो, उन्होंने उसी वक्त कमिट किया, बाद में MOU पे साइन किया, 26वीं तरमीम में और ज्यादा कमिट किया। अब हम कहते हैं कि भाई अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जुमला मसाइल के हल के लिए एक बुनियादी मसला है जिसे हल ना किया। वैसे तो लैंड रिफॉर्म्स भी आपको करने होंगे, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी करनी होगी, टैक्सों का। अब देखना ये है कि विफाक की तरफ से इस पे किस हद तक मिनवन अमल किया जाता है और इसके नतायज किस हद तक निकलते हैं और कब तक। इसी की बात यह है कि वफाक में जो बड़ी पार्टी PMLN, उनकी जो नई क़यादत जो नौजवान होती है ना, वो पूरी तरह से हमारी इस बात से मुत्तफ़िक़ है, उसने भी पूरा वजन डाला हुआ है। तो अगर PMLN से हमने कहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा चलें JUI के पास, ANP के पास, बाप के पास, BNP के पास, PTI के पास, और उनसे कहा कि भाई ये वो मामला है, PTI के लिए भी इसको इससे इनहराफ करना आसान नहीं होगा, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा लोगों के, क्योंकि PTI के भी मंशूर का बुनियादी नुक्ता जो है, वो बुनियादी जो है वो आज़ाद, खुद मुख्तार, बावसीला और बाइख्तियार बल्दियाती इदारे और शहरी मकामी हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में अगर ये है तो PTI भी शायद इसके हक में वोट दे, वो भाग नहीं सकते, तो शायद फिर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वोट दे दे और यही नताइज बेहतर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब इस अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, आज के अगर मामले के ऊपर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो एपिसोड चला, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तनकीद की मुलाकातियों के हवाले से, अली ज़फ़र साहब ने वजाहत पेश की, फिर आके नैरेटिव पेश किया, किस तरफ को जाएगा ये मामला? लेकिन आपने अगली बात नहीं ना की। आप, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आपके अंदर का जो एक क्या नजरिया है ना, अच्छा नजरिया, मेरा शुक्र है ये अंदर पता नहीं कहाँ अंदर तक देख लिया चला जाता है। आपने सलमान अकरम राजा की उस बात नहीं की, उसने कहा कि मैं पार्टी के इख्तिलाफात का बाइस नहीं बनूंगा, ना मैं उसका हिस्सा बनूंगा। एक राय उन्होंने अपनी दी है, उस राय के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। और सलमान अकरम राजा एक अच्छा वकील भी है और अभी तक वो पार्टी के साथ बड़ा स्टैंड ले रहा है। तो अगर उन्होंने जो बात किया, उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं की बात एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली को नहीं जाने दिया जा रहा, तो बैरिस्टर गोइट साहब बाहर आके कह रहे हैं कि हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। तो फिर इज़हार यकजहती के लिए कहा जाता, प्रेशर डाला जाता, जिन लोगों ने जिनको मुलाकात के लिए भेजा है उन्हें कहा जाता कि भाई इनसे भी मुलाकात करवा दें, और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को इस बात पे एग्री किया जाता कि आपने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, वो ना करते। इस पर तो कोई दूसरी राय, जहाँ तक एक बात ज़हन में नशीन कर लें और इस बात को जहन के आप अपने खाने में डाल लें, मैं आपसे कह रहा हूँ उस खाने में लिख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
और आपको ज़रा शिफा भी मिल जाए, शिफा भी मिल जाए। तहरीक इंसाफ के अंदर 100 ग्रुप हैं, मान लें, मैं आपके दिल की आवाज़ को बाहर बयान कर देता हूँ। मान लें कि तहरीक इंसाफ के अंदर 100 ग्रुप है, लेकिन तहरीक इंसाफ नाम इमरान खान का है। क्या आज आतिफ खान अडियाला जेल नहीं थे? थे ना आज आतिफ खान? लोगों ने बड़ी शोर डाला था आतिफ खान ये करके, अडियाला जेल थे ना सारी यकजहती के लिए। क्या आज हामिद खान वहां नहीं थे? क्या हमाद अजहर के वालिद साहब, कल तक हमाद अजहर के हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, मैं टीवी पे सुन रहा था, बहुत बहुत बड़े लोग, हमाद अजहर के वालिद सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, क्या आज वो वहां पे नहीं थे? क्या आज इस तहरीक में उनका खून शामिल नहीं हुआ? तो क्या बात ध्यान में रखिएगा, अगर यासर रशीद भी कहे ना कि मेरा एक ग्रुप है, लेकिन कहे कि मेरा लीडर फलां है, मोहम्मद बूटा भी कहे मेरा ग्रुप है, लेकिन लीडर मेरा एक है, तो जितने भी लोग हैं जो मर्जी कह लें, इनकी आखिरी बात यही होती है कि हमारा लीडर इमरान खान है, हम इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए फिर ये तफरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। ये तफरीक कुछ नहीं है, ये तफरीक चंद दिलों को ना वक्ती तौर पर तस्कीन देने के लिए ना, खुद ही लोग नहीं कहते तस्कीन लेने के लिए, लो जी असी ढा दिता जे, दंगल होया नहीं, खारा सजिया नहीं, पहले ही ढा दिता है। चलो इस पर मजीद बात कर लें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मंजर-ए-आम पे आई, जो कुछ कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे, उमर अयूब साहब की यकीन दहानी के बाद उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन वो जो शादी हॉल है उसका मंजरनामा तो यकसर मुख्तलिफ था। सलमान अकरम राजा साहब के ट्वीट, अली ज़फ़र साहब का जवाब, अली ज़फ़र साहब ने मुलाकात के बाद जो हवाल बताया, ये एक नया मंजरनामा है, किस तरफ को जाएगा? हालिया जो इस वक्त मंजरनामा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट किस तरीके से करेगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ हसन साहब, एक तरफ मुलाकात के लिए दो बहनों को इजाज़त मिलती है, अलीमा खानम साहिबा को नहीं मिलती। माजी करीब में भी हमने देखा था जिन लोगों के फहरिस्त में नाम मौजूद थे उन लोगों के अलावा भी लोग मिलने गए, लेकिन उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब बादियो नज़र में ये दिखाई देता है कि एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट करते हैं और वो स्टैंस वो अपना रहे हैं कि जिस पे उनका ये मानना है कि जो फहरिस्त में नाम है उसके अलावा कोई मिलने ना जाए। अब उन्होंने मिसाल भी रख के नौरीन खानम साहिबा की बात की कि अलीमा खानम साहिबा की गैर मौजूदगी में उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। तो ये किस तरफ को मामला है, वो कौन सा वाया इख्तियार करते हैं? थैंक यू साहब। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हमारा ख्याल था कि अब ये स्मूदन आउट हो जाएगी सारी चीज़, और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही जो मैकेनिज्म था मुलाकात का उसको भी तय किया गया था, जो SOPs थे वो भी तय किया जाए, और वो ये थे कि ये तमाम जो फाइनलाइज होंगे नाम खान साहब फाइनल करेंगे, वही जो जेल सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा और उन्हीं को मिलने दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कोर्ट ऑर्डर को अब तीसरा हफ्ता जा रहा है और इन 3 हफ्तों में कोई भी मुलाकात जो है वो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक नहीं होने दी गई। तो मसला असल में ये है कि खान साहब से उन्हीं लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है जो कि हुकूमत वक़्त को एक्सेप्टेबल है, और वो लोग जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है उनको उनसे दूर रखा जा रहा है। तो ये सिचुएशन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। जो एक SOPs तय हो चुके हुए हैं, जो एक मैकेनिज्म तय हो चुका हुआ है, लार्जर बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मैकेनिज्म तय किया है जिस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे थे। तो अब अगर उसका भी ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा इन टोटो, तो फिर किसका ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? जो सवाल आपने रेस किया है वही सवाल मेरे ज़हन में भी है, मैं भी आपके ऊपर कर रहा था कि आप ही रहनुमाई करें कि क्या तरीका हो सकता है। और अब हमारे पास हाई कोर्ट के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। कंटेम्प्ट हमने बेल मूव कर दी है, कंटेम्प्ट पिटिशन, अब देखते हैं कि वो हाई कोर्ट में कब लगती है। रऊफ़ साहब सवाल अगला तो राना साहब करेंगे, लेकिन इसी बीच में जब आपने ये बात छेड़ी है तो क्या आपको ये मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता कि अगर कोई ये टारगेट करे कि किसी में रिफ्ट पैदा करनी है तो ये वाला तरीका अपनाया जाए? वो जो आपके बहुत सारे करीबी लोग होंगे, जो आपके साथ चलने वाले होंगे, सही समत में जाने वाले होंगे, उन लोगों के बारे में भी आप डाउट शुरू कर दें कि ये किस रास्ते से आया, इसका तो नाम ही फहरिस्त में नहीं था। क्या इस एंगल से कोई नहीं सोचता?
देखिए हथकंडे तो हर इस्तेमाल हो चुका हुआ है ना यहाँ पार्टी को तोड़ने का, जिसमें नाकामी हुई है। पार्टी मौजूद है, पार्टी ने 8 फरवरी को अपनी प्रेजेंस, बल्कि फॉर्मिडेबल प्रेजेंस जो है उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बावजूद भी जुल्म और जबर के बावजूद पार्टी जो है वो पूरी तरह ऑपरेट कर रही है। तो ये मैं कहता हूँ टाउट्स छोड़े गए हुए हैं पार्टी के अंदर भी, बहुत सारे नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा। और अब ये मुलाकातों के सिलसिले में भी मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि शायद ये भी एक तरीका अडॉप्ट किया गया है पार्टी के अंदर डिविजन्स क्रिएट करने का, कि आप एक जो लिस्ट भेजें उसके लोग सारे ना मिलवाए जाएं, 1-2 उनमें से चूज कर लिया जाए और बाकी जो अपनी पसंद के लोग जाएं और वो उनको वही नैरेटिव दें जो कि पार्टी का एक्चुअली नैरेटिव नहीं है, जो कि पार्टी के लोग जब जाएंगे तो वो देंगे, उनको बताएंगे, हालात से आगाह करेंगे, उसको ब्रीफ करेंगे। मकसद क्या है खान साहब से मिलने का? मकसद खान साहब को हालात से आगाही करना है और उनकी डायरेक्टिव्स देने हैं, उनकी गाइडेंस देनी है। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि शायद ये हो। और इसके बाद मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें बहुत एग्जॉस्टिवली इसको डिबेट करना पड़ेगा कि इससे लीगल रेमेडी के अलावा और क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम फैसिलिटेट कर सकें कि खान साहब के साथ उन लोगों की मुलाकात हो जो कि पार्टी जिनको रिकमेंड करे। लेकिन अब साहब आज मुलाकात में बैरिस्टर गौर साहब थे जो कायम का चेयरमैन है और वो पार्टी के एक ज़िम्मेदार तरीन शख्स हैं। अगर वही इस बात को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर किस शख्स को आप कहेंगे कि इसको फॉलो करना चाहिए? और ट्वीट करने वाले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, सदर मुलाकात करने वाले हैं, ट्वीट करने वाले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। चले इस पे भी चीज़ आपकी पार्टी में शायद डिसाइड हो जाए, लेकिन आज की मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला? राणा साहब वो तो गौर साहब पार्टी को ब्रीफ करेंगे ना जी। वो तो हमारी यूजुअली जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि जब मुलाकात होती है तो फिर एक मीटिंग की जाती है पॉलिटिकल कमेटी के और वो वहाँ उसमें ब्रीफ करते हैं। वो मीटिंग आज तो नहीं हो रही, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी, जिसमें कि हमें गौर साहब ब्रीफ करेंगे कि क्या, और अगर उसमें इनपुट अली जफर साहब की भी लेनी चाहिए, वो भी मिल के आए हैं, वो भी हमें बताएंगे। तो ये होगा। और रिफ्ट होनी नहीं चाहिए सर, मेरा तो ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब के साथ हमारा राब्ता तो रहे ना, और कोई भी मिलता है जो कि पार्टी का बंदा है, फ्रैंकली मैं फील करता हूँ कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गो एंड मीट खान साहब। हाँ, बेहतर होगा कि जो कोर्ट के तयशुदा जो SOPs हैं उन्हीं के मुताबिक मिला जाए। लेकिन कोर्ट के SOPs और ऑर्डर को तो कोई मान नहीं रहा ना। वो तो सुपरिटेंडेंट जेल नहीं मानते जी, वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, हमारे लिए जो हम करेंगे, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं जो शायद आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो। और मुझे नहीं पता कि आज की लिस्ट कौन सी थी, क्योंकि मुझे यूजुअली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी लिस्ट से आगाही होती है, लेकिन वकला की लिस्ट का मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि इनका नाम शामिल था कि नहीं था। अच्छा, आज अलीमा खान साहब वाला जो वाक़या पेश आया जो अभी तक चल रहा है, इसके बाद मियां अज़हर साहब का सर फट जाना और पार्लियामेंट के सबसे सीनियर और एज के लिहाज से भी वो है, और उनका आज अडयाला जेल पहुंचना इजहार यकजहती के लिए, फिर जो वहाँ पे हुआ सारा आपके सामने है, सहाफ़ियों के साथ भी जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो क्या आप समझते हैं कि कल वैसे भी 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम तरीन दिन भी होता है, तो तहरीक इंसाफ आप कोई फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं? देखिए राना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है। उन्होंने शूरा वगैरह से बातें करनी है, कुछ अपने सीनियर अरकान जो हैं उनकी पार्टी के, उनसे बात करनी है, और उन्होंने कहा था कि वो बाय द 15th of April वो हमें डेफिनेटिव जवाब जो है वो दे देंगे। हम 15 का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब उनकी तरफ से जवाब आएगा और होपफुली वो पॉजिटिव हो और वो हमारी तारीख में शामिल हो, तो उसके बाद फिर पार्टी इस तहरीक की जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी मीटिंग शुरू होंगी, और इस तहरीक के खदोखाल जो है वो तय किया जाएगा, और इसकी जो लीडरशिप के बारे में जो
फैसले करने हैं वो किए जाएंगे और ये डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन से ये तहरीक शुरू करनी है। इस तरफ तो जाया जा रहा है। अब मौलाना साहब की वजह से ज़रा थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते की बात है और उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि खासी स्पीड के साथ, खासी तेज़ी के साथ जो है ये जो मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है ये सारे मुल्क में शुरू की जाएगी। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज के जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अगर मेरे जैसे शख्स के बारे में भी के जहन में भी जिसके पास हमेशा उम्मीद होती है, मैं हमेशा कहता हूँ जी कि कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज जो कॉन्डक्ट रहा है रियासत के इदारों का, हुकूमत के इदारों का, उसके बाद तो वो उम्मीद जो है वो भी वर्चुअली ख़त्म हो गई है कि इसमें यहाँ बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बिकॉज अनविलिंगनेस है, बहुत कोई विलिंगनेस नहीं है हुकूमत की तरफ से कि कहीं भी अकोमोडेट किया जाए। और हमें कोई गलत अकोमोडेट करने की बात मैं नहीं कर रहा, जो कोर्ट ऑर्डर्स है कम से कम उनको माना जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो भी जब नहीं हो रहे। रऊफ साहब पार्शली अगर देखा जाए तो उस पर अमल दरामद हो रहा है। अभी कुछ देर पहले की खबर तो ये है कि बानी PTI जो हैं उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर राबिता करवाया गया है और जो उनके वकला और फैमिली मेम्बर हैं, मेहरुन्निसा का नाम है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात करवाई गई है। तो फिर ये मेहरबानियां एक तरफ और दूसरी तरफ का मंजरनामा कुछ और, ये क्यों? देखिए जो इशू है, मैंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने पॉइंट जो रेस किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि इशू जो है यहाँ वो है कि पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजाइजिंग है सॉरी आई हैव अ बैड थ्रोट। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजाइजिंग जो है वो सियासी जो आपके हमारे लीडरान हैं उनकी मुलाकात से खान साहब के साथ हो सकता है कि हमने पॉलिटिकली क्या फैसले करने हैं, पार्टी को किस तरफ लेके जाना है, किसके साथ बातचीत करनी है, किसके साथ बातचीत नहीं करनी, क्या राब्ते उस्तवार करने हैं, क्या नहीं करने, और पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके बारे में भी। वो जो एक हमारा जो लिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए बच्चों के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब उसके बारे में बहुत इमोशनल है। चले, आई एम सो हैप्पी, मुझे नहीं अभी तक पता था कि बात हो गई है, आई एम सो हैप्पी दैट बात हो गई है। लेकिन उसके बाद पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमारे सियासी लीडरान का खान साहब के साथ एक रेगुलर कॉन्टेक्ट होना, उसको डिसरप्ट किया गया है। तो टारगेट क्या चीज़ बन रही है? टारगेट ये बन रही है कि ये पार्टी कोई फैसले ना कर पाए, पार्टी की सियासी लीडरान जो है वो कोई पार्टी के बारे में कोई फैसले ना कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है मुझे, और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने पार्टी को आगे लेके जाना है, हमने अपना नैरेटिव आगे लेके जाना है, हमने फैसले करने हैं। तो खान साहब के साथ मुलाकात जो है वो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये मैं आपको सिर्फ आपको बावर करना चाह रहा था कि ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सियासी कायदीन से ये मुलाकात नहीं होने दे रहे। अच्छा, सियासी कायदीन, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर पार्टी के सदर हैं, बैरिस्टर गौहर वकील के अलावा पार्टी के चेयरमैन भी है और पार्टी के मामलात को भी बाखूबी जानते हैं। क्या उनका पिघलाया हुआ पैगाम सेम टू सेम वही होगा जो खान साहब ने दिया है, और उस पर पार्टी क्या अमल नहीं करेगी? नहीं, गौर साहब जो हमें ब्रीफ करेंगे, जो वैसे मैंने पहले अर्ज किया है, तो उसके मुताबिक फैसले होंगे, बिल्कुल होंगे, लाजमी बातें होंगे। अली साहब भी गए हैं, वो भी हमें डेफिनेटली ब्रीफ करेंगे, तो इनके बाद मुताबिक फैसले होंगे। लेकिन देखिए, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप जो है ना, वो लोग, अच्छा ये जो है दोनों लोग जो है ये लॉयर्स भी हैं, तो ये लॉयर्स के जुमरे में आते हैं ना। आज इतलात जो है वो 6 लॉयर्स की मुलाकात की गई है, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। आज तो लॉयर्स का दिन था ना, तो वो उसमें 2 जो थे ये पार्टी के ओहदेदारान हैं, एक चेयरमैन है पार्टी के, दूसरे जो पार्लियामेंट्री लीडर है सेनेट अली जफर साहब। तो अच्छा हो गया कि इनकी मुलाकात हो गई। अब असल जो चैलेंज है वो जुमेरात को है, जो कि सियासी कायदीन की मुलाकात का दिन है, जिस सिलसिले में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है जी। वो पिछले 2 हफ्तों से तो मुलाकात नहीं होने दी गई, अब ये तीसरा हफ्ता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमने कंटेम्प्ट पिटिशन तो मूव कर दी है, लेकिन अब देखते हैं कि इस हफ्ते मुलाकात, मुझे नहीं उम्मीद कि ये मुलाकात होने देंगे, और मुलाकात अगर होगी भी तो वो इनके अपने नॉमिनीज के साथ ही होगी, हमारे नॉमिनीज के साथ नहीं होगी। अच्छा चलें, आपने कहा कि अभी तक अली ज़फ़र साहब का पैगाम नहीं पहुंचा। अली ज़फ़र साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट के ऊपर अफसोस हुआ है, मुझे ख़ुद बानी PTI ने मुलाकात के लिए बुलाया था और हर किसी को मुलाकात का हक़ है, और उन्होंने कहा कि इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तफसीली बात हुई, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आज़म सवाती साहब के वीडियो के बयान के बारे में भी मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि आज़म सवाती को मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, मफाद के लिए मैंने मुज़ाकरात की इजाज़त दी है, अपने केसेस में अदालतों से जीतूँगा
और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी रहनुमा जो हैं वो बयानबाजी से गुरेज करें, और सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, कानून साजी या लोगों को सज़ा देकर सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ, और उन्होंने जॉइंट अपोजिशन की भी तरगीब दी है कि जॉइंट अपोजिशन के लिए काम तेज़ किया जाए। सब बातें जो हैं खान साहब इनके ऊपर पहले भी बात करते रहे हैं, रीट्रेशन है इन तमाम चीज़ों की। मेरा ख्याल है एक उन्होंने और ऐड किया इसमें कि जी सियासी लीडरान जो हैं वो बयानात देने से गुरेज करें। बिल्कुल सही कहा है, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम हर चीज़ को जाके, बहुत से लोग जो हैं हर चीज़ को जो कि इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होनी चाहिए उसको वो पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आई होप पार्टी के तमाम अकाबरीन जो हैं वो खान साहब की इस एडवाइस को कुलियतन फॉलो करेंगे। बाकी जो चीज़ें कही हैं अली साहब ने वो हमें मेरा ख्याल है कि कल ब्रीफ मिलेगा सारा, तो उसके बाद हम फैसले करेंगे कि किस तरीके से आगे चलना है। ये तमाम बातें वो पहले करते रहे हैं और वही उन्होंने रीइटरेट किया आज जो अली साहब ने बताया। अच्छा राउफ साहब, अलीमा खान साहब को मुलाकात करने से रोकना, उनकी दो बहनों को मुलाकात करने की इजाज़त देना, अलीमा खान साहब बाहर आके टॉक करती थी, ये वजह बनी या कुछ और वजह है? यही वजह लगती है जी अजीम साहब, यही लगती है। देखिए वो आके बाद में खान साहब का जो मैसेज है वो एज सच ट्रांसमिट करती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि खान साहब जो मैसेज दें पार्टी के लिए वो मनोअन वो पार्टी को वही मैसेज मिले। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा साहब को रोकना जो है उसकी वजह यही है कि जी चूँकि ये बात करती हैं वो इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये जो हुकूमती साइड है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और इसके बारे में हमारे ज़हनों में कोई शक नहीं है कि अलीमा बीबी को बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने आज नहीं मिलने दिया, और शायद आइंदा भी कोशिश करें कि वो ना मुलाकात हो सके उनकी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फिर यासिर साहब आएंगे। पानी के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर कोई तहरीक लेकर आती है तो तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी? अजीम साहब, राना साहब, देखिए वो पानी उनके सर से गुजर चुका हुआ है। देखिए उनका जो दोगलापन है वो इतना बुरी तरह आया हो चुका हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया, सदर साहब ने बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए। जब रिएक्शन आया तो उन्होंने एक बहास खड़ा किया जी कि हमने तो उसको नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, ये सारा कुछ है। तो उनके लिए तहरीक शुरू करना मेरा ख्याल है कि पानी उससे बहुत आगे जा चुका हुआ है। हाँ, बाकी जो सिंध की पार्टीज़ हैं उनके साथ हम मिलकर तहरीक में बिल्कुल शामिल हैं, और हम इस तहरीक को अगर हमें लीड करना पड़ा तो लीड भी करेंगे, बिल्कुल शामिल हैं। प्रोविंशियल हकूक जो हैं जिस भी प्रोविंस के हैं, किसी के हकूक के ऊपर डाका नहीं डालना चाहिए, और हम उसके लिए जो भी हो पाया हमारी पार्टी से वो हम करेंगे जी। तो आपकी तहरीक का मुस्तकबिल क्या है सर? बहुत तेज़ी थी रमज़ान के अंदर, फिर बहुत सी बातें थीं रमज़ान के आखिर में, अब उसके ऊपर गर्द क्यों जमी हुई है, वो हट क्यों नहीं रही? मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि मौलाना साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है। हम आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर इस पर्सन हमने एग्री किया था कि जी 15 अप्रैल तक आप टाइम लेके फाइनलाइज कर लीजिए। तो उसमें फिर वो जो बयानों का उन्हें एतराज़ है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से या दूसरों की जानिब से, तो वो ताकीद कर दी गई कि उससे इज्तनाब किया जाए। देखिए वो उनको जो सब उन्होंने हमारे साथ जो शेयर किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि उनको उन्होंने कहते थे कि नवाज शरीफ ने भी इस्तेमाल किया है और पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया है, और वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई और इंसिडेंट जो है उनकी पार्टी के साथ या उनकी ज़ात के साथ वो हो। तो इस सिलसिले में कुछ एश्योरेंसेस हैं, कुछ मतलब कोई सेफ गार्ड्स कहते हैं ना जो रखते हैं, वो उनकी बात हुई है। तो वो अपने शुरा से बात करके, अपने अकाबरीन से बात करके वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। तो वो फिर उसके बारे में फिर जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो शामिल हो चुकी हुई हैं उनके लीडरान से उसको डिस्कस किया जाएगा, और उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि अगर उनके ज़हन में कोई अनसर्टेनिटीज़ हैं तो वो दूर हो जाएं, और ये मामला जो है वो आगे चले, बहुत जल्दी आगे चलेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने कमिटमेंट कर दी हुई है ऑलरेडी कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा अब सब बहुत जल्द ये सारा कुछ चलेगा। अगर मौलाना साहब कहते हैं नहीं जी मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनता, मैं आज़ाद, अपने तौर पर मेरी शुरा कहती है कि आप खुद तहरीक चलाएं,
उस सूरत में भी क्या आप बाकी तहादियों के साथ मिलकर इसी महीने तहरीक का आगाज़ करेंगे या फिर नए सिरे से रजू किया जाएगा? नहीं, नया सिरे से रजू करने का तो कोई मेरा ख्याल नहीं है। ख्याल बिल्कुल जितने भी लोग शामिल होंगे उनके साथ मिलकर तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मौलाना साहब भी इसको अपोज नहीं करेंगे, शायद वो इसमें फिजिकली शरीक ना हो, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इसको अपोज नहीं करेंगे, इस तहरीक को भी वो सपोर्ट करेंगे। इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, ज़ाती हैसियत में पेश ना हो, लेकिन इसकी मुखालिफत अक्सर तौर पे नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िर पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, मौजूदा मंजरामे में अगर देखा जाए तो एक तरफ मादनी ज़खायर जो पाकिस्तान के हैं, इसके हवाले से बड़ी तगदो हो रही है। समिट हो रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। माजी की निस्बत जो नारे, दावे या जो असबाक पढ़ाए जाते थे उसके बरक्स इस वक्त हकीकी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वो जो माजी की गलतियां सी उससे सीख के मुस्तकबिल का रास्ता तयन करने की इस वक्त ज़रूरत दरपेश आई है। तो पाकिस्तान के अंदर जितने मादनी ज़खायर हैं उसका फ़ायदा किस हद तक उठाया जा सकता है। जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है तो हमें किस समत को गामजन होना है और उसमें खुद कफील किस तरीके से होना है, डिपेंडेंट किस किस मौके पे हो सकते हैं और फिर मुस्तकबिल करीब में हमें कौन सी देर पा हिकमत अमली तरतीब देनी है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर मादनियात अब्दुल हन्नान साहब ने। अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल हन्नान साहब, ऐसे वक्त में कि जब आप देखें कि यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका जो है वो लिथियम के ऊपर उनसे एग्रीमेंट करना चाहता है, चाइना अगर देखें चांद के अकबी हिस्से पे उतर चुका है, चाइना दूसरे सैयारों से मादनियात लाने की तगोदो कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है वो भी मादनियात जो हैं वो इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं कि दूसरे सैयारों से यहाँ पे आएंगी। बहुत सारे अपनी मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ की बातें कर रहे हैं। अभी हम खोज के बाद की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कितनी कैपेसिटी है और उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरफ को हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपने दो बहुत ही अच्छे और ये दो वो सवाल पूछे जो कि नीड ऑफ टाइम है। आपके पहले क्वेश्चन को आंसर करता चलूं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो किसी भी मुल्क के मादनी ज़खायर हैं वो उनकी इकोनॉमी उन पर डिपेंड करती है। यूक्रेन से बात स्टार्ट की। यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं और यही वो चीज़ है कि जो रशिया और यूएस जो है वो एक सैंडविच बनाना चाह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने एक डेवलप माइनिंग कंट्री है, वो भी पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे काम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में जो मादियात का शोबा है इसमें बड़ी देर से ये जो अब मिनरल समिट हुआ है और माइनिंग एक्सप्लोर पूरा नॉर्थ हमारा जीबी के साथ जो पूरी वेस्टर्न बेल्ट है चागी की मैग्मेटिक आर्क, वी आर ब्लेस्ड विद, हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मेटालिक रिसोर्सेज, जेमस्टोन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तो ये जो एक टाइम आ गया है, ये इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी। और आपको बताता चलूं, इस वक्त पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है, लिथियम की बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात हो रही है। जो टॉप कंट्रीज है उन्होंने अपने बहुत से मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिया है। तो पाकिस्तान में तो अभी माइनिंग, आप मुझसे टेक्निकल पॉइंट पूछो, माइनिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अब इसमें टाइम जरूर लगता है, ये नहीं होगा कि कल को एकदम हालात चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और एक अच्छा अमल है जिसका फायदा कम से कम ये जॉब्स की क्रिएशन होगी, टेक्निकल लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और जो बड़े ग्रुप्स आते हैं इनसे पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर को सीखने को बहुत मौका मिलेगा। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से पता था जो कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, अभी एक कंपनी है पाकिस्तान में NRL, इन्होंने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है इन 13 माह में कॉपर की। तो ये एक अच्छा अमल है कि हमारे लोकल लोग भी माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कितने सालों में पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? जो जहां तक बात है मादनियात की, देखें जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, अभी एक बेरी गोल्ड है और बेरी गोल्ड ने आप ये देखें कि पूरी माइनिंग सेक्टर को रिवैम्प कर दिया है। उससे बहुत बड़ी अवेयरनेस आई, लोगों ने मिनरल्स के बारे में सोचा। बेरी गोल्ड जब आया और 2023 में SIFC बनी है, उसके बाद से 2 सालों के अरसे में लोगों को बहुत ज्यादा माइनिंग अवेयरनेस होगी। तो अगर इसी तरह की 2-3 कंपनीज और आती हैं जिसमें रियो टिंटो है, सऊदी मादन ग्रुप है, इसके अलावा BHP है और हमारे जो लोकल ग्रुप में FW है, मीडो है, हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर, अगर 4-5 जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए तो इट कैन गिव अ गुड होप। उसमें ये होता है कि मादियात, आपको बताता हूँ कि एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल काम प्रोसेसिंग है।
तो पाकिस्तान ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा खिताब किया कि हम अपनी ओर को पाकिस्तान में प्रोसेस करेंगे, उससे इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा होगा। हमारी जो बहुत बड़ी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पे लगती थी, और ये किसी भी मुल्क की माइनिंग साइकिल में जो सक्सेस है कि वो जो ओर है उसको उसी मुल्क में प्रोसेस किया जाए। तो रिकॉर्डिक के केस में भी पाकिस्तान में प्रोसेस होगी। और इसमें एक जो अच्छी कड़ी है, वजीरिस्तान में FWO की माइन है मोहम्मद चल कॉपर प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो कोलैबोरेटर चाइना के साथ मिलके उसको वजीरिस्तान में प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, और ये चीजें कुछ अरसे में अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज होगा पाकिस्तान के मादी वसाइल की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। पाकिस्तान अगले 10 सालों में मादनी हवाले से जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होगा, और इसके नताइज जो होंगे वो देर पाओगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।